नमस्कार। द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र में आज हम कार्यपालिकाओं के बारे में देख रहे हैं। तो कार्यपालिकाओं में आज हम ब्रिटेन की कार्यपालिका, जिसमें सम्राट और राजमुकुट के बारे में हम अपनी पूर्व कक्षाओं में देख चुके हैं। आज हम ब्रिटेन की कार्यपालिका में वहाँ की मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात, मंत्रिमंडल और कैबिनेट का महत्व। ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है। तो संसदीय शासन में कार्यपालिका का एक औपचारिक प्रधान होता है तथा दूसरा कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। सत्ता का प्रयोग औपचारिक प्रधान के द्वारा ही किया जाता है और वास्तविक रूप से सत्ता का प्रयोग औपचारिक प्रधान नहीं करता, वरन वास्तविक प्रधान करता है। ब्रिटेन में सम्राट कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है और कैबिनेट कार्यपालिका की वास्तविक प्रधान है। प्रसिद्ध जो ब्रिटिश शिक्षाविद हैं वो ये कहते हैं डाइसी के शब्दों में कि यदि शासन का प्रत्येक कार्य सम्राट के नाम से किया जाता है, परंतु इंग्लैंड की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति कैबिनेट में ही निहित है। यही हमने बेजहॉट का कोटेशन ली है, जो कहते हैं कैबिनेट एक हाफ फन है जो जोड़ता है और वक्सुआ है जो कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका को मिलाता है। फिर है लावेल कहते हैं कि राजनीतिक मेहराब की आधारशिला है, यानी कैबिनेट जो है वो राजनीतिक मेहराब की आधारशिला है। यहाँ मेहराब से मतलब है महल से है। सन जॉरी मैरियन का कहना है कि कैबिनेट वह धुरी है जिस पर संपूर्ण शासन चक्र घूमता है, मतलब कैबिनेट के आसपास ही शासन कार्य चलता है। इस प्रकार से अगर देखा जाए कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था में कैबिनेट का जो महत्व है पिछली 2 सदियों से चला आ रहा है। वर्तमान समय में लगभग सभी देशों में कार्यपालिका अधिकाधिक शक्ति प्राप्त करती जा रही है। ब्रिटेन में यह प्रवृत्ति प्रमुख रूप से देखी जाती है। परंपराओं के आधार पर सम्राट पूर्णतः एक औपचारिक प्रधान है बनकर रह गया है। व्यवहारिक स्थिति में जो है वो प्रवृत्तियों के व्यवहारिक स्थिति में वहाँ पर वास्तविक प्रधान जो है कैबिनेट है। फिर अब हम आते हैं कैबिनेट और मंत्रिमंडल का अभिप्राय। कैबिनेट और मंत्रिमंडल का अभिप्राय यहाँ पर है, मंत्रिमंडल का आशय उस राजनीतिक समिति से है जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करती है। लोक सदन के बहुमत दल के नेता को सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री पद प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री सिद्धांत संसद सदस्यों में से व्यवहार में सामान्यतः अपने ही राजनीतिक दल के संसद सदस्यों में से अपने सहयोगियों का चुनाव करता है। इस प्रकार से यहाँ कैबिनेट का अभिप्राय जो है वह राजनीतिक समिति जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करती है, कैबिनेट कहलाती है। फिर हम आते हैं कैबिनेट के उदय और विकास में। तो उदय और विकास में ब्रिटिश संविधान की भांति ब्रिटिश शासन व्यवस्था की सबसे प्रमुख संस्था जो है वो मंत्रिमंडल का विकास है। मंत्रिमंडल का जो विकास है वह मंत्रिमंडल जो है वो विकास का परिणाम है, निर्माण का नहीं। इसकी स्थापना किसी संसदीय अधिनियम के द्वारा नहीं हुई है, वरन ये पिछले लगभग 3 सदियों के विकास का परिणाम है। यद्यपि मंत्रिमंडल के द्वारा 18वीं सदी से कार्य किया जा रहा था, किंतु कानून में इसके अस्तित्व को 1937 में सम्राट के मंत्री परिनियम मिनिस्ट्रीज ऑफ क्राउन एक्ट में स्वीकार किया गया। उसके बाद इसकी शुरुआत होती है। 18वीं सदी के अंत तक मंत्रिमंडल की जो विशेषताएं मानी जा सकती हैं वो थी, कैबिनेट के सदस्य ब्रिटिश संसद में से ही लिए जाने चाहिए। सामान्यतः वे एक ही राजनीतिक दल के होने चाहिए। उनका संसद में बहुमत होना चाहिए। उनकी एक सामान्य नीति होनी चाहिए। मंत्री लोक सदन के सम्मुख उत्तरदायी होने चाहिए। वे सभी प्रधानमंत्री के अधीन होते हैं। 19वीं सदी में इन्हीं सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन किया गया। फिर 20वीं सदी में मंत्रिमंडल व्यवस्था से संबंधित कुछ बातों का विकास हुआ है। अब मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या 10 से 12 के स्थान पर 18 और 22 हो चुकी है। मंत्रिमंडल का कार्य बढ़ जाने के कारण मंत्रिमंडलीय संसदीय समिति का प्रचलन हुआ है। संकट काल में राष्ट्रीय मंत्रिमंडलों की स्थापना का प्रचलन हुआ। युद्ध काल में मंत्रिमंडल की आंतरिक समिति के रूप में युद्ध मंत्रिमंडल का विकास हुआ और 20वीं सदी में कैबिनेट सचिवालय की स्थापना हुई है। तो युद्ध मंत्रिमंडल जो है वो भी एक प्रकार की आंतरिक समिति है जो युद्ध काल में मंत्रिमंडल के दायित्वों को निभाती है। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं मंत्रिमंडल व्यवस्था का
की मंत्रिमंडल व्यवस्था की विशेषताएं। इंग्लैंड मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था का मात्र देश है। अन्य देशों में इस व्यवस्था को इंग्लैंड से ही ग्रहण किया है। अतः ब्रिटेन ही मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था को उचित प्रकार से समझ लेना चाहिए। तो सबसे पहली बात इसकी विशेषताओं में सबसे पहली बात है सम्राट की वास्तविक कार्यपालिका से पृथकता। वास्तविक कार्यपालिका जो है वो सम्राट से बिल्कुल पृथक है। दूसरी है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका यानी संसद और मंत्रिमंडल में घनिष्ठ संबंध। तीसरा है मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। फिर चौथा है गोपनीयता यानी मंत्रिमंडल की कार्रवाई के संदर्भ में गोपनीयता का सिद्धांत। मंत्रिमंडल की राजनीतिक सजातीयता। मंत्रिमंडल पर प्रधानमंत्री का नेतृत्व। मंत्रिमंडल का गठन। मंत्रिमंडल के गठन की प्रक्रिया प्रधानमंत्री की नियुक्ति से प्रारंभ होती है। औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री का चुनाव सम्राट द्वारा किया जाता है, लेकिन सामान्यतः ब्रिटेन की द्विदलीय पद्धति के अंतर्गत प्रधानमंत्री का चुनाव महानिर्वाचन के द्वारा जनता के द्वारा किया जाता है। सुस्थापित परंपरा के अनुसार सम्राट लोक सदन के बहुमत के नेता को प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता है। अतः सामान्यतः इस संबंध में सम्राट की व्यक्तिगत इच्छा या विवेक का कोई महत्व नहीं है। विशेष बात यह है कि ब्रिटेन में दोनों ही प्रमुख दल यानी मजदूर दल और अनुदार दल ने इस प्रचलन को अपना लिया है कि महानिर्वाचन के बाद इसके बाद जब कभी प्रधानमंत्री का पद रिक्त हो, लोक सदन का बहुमत स्वयं नेता का चुनाव करेगा और इस बात के कारण सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री के चयन में अपने विवेक का प्रयोग के अवसर भी समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से इसमें अन्य मंत्रियों की नियुक्ति सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर की जाती है और रानी विक्टोरिया के बाद से ही इस संबंध में सम्राट का प्रभाव समाप्त हो गया है। नवीन सरकार के निर्माण का निमंत्रण प्राप्त होने के बाद प्रधानमंत्री अपने सहयोगियों की सूची सम्राट को देता है और सम्राट के द्वारा उनके नामों की घोषणा की जाती है। तो परंपरा के अनुसार अगर हम माने तो मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। अगर किसी वजह से वो सदस्य नहीं है तो उन्हें 6 महीने का समय दिया जाता है, जिस अवधि में उन्हें जो है सदस्यता ग्रहण करनी होती है। फिर हम इसके बाद आते हैं कि उस लॉर्ड की उपाधि लेकर लॉर्ड सभा का सदस्य बनाया जा सकता है और वह उपचुनाव में किसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर ही आता है। मंत्रिमंडल में दोनों ही सदनों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। सामान्यतः प्रत्येक कैबिनेट के 4 मंत्री लॉर्ड सभा में से होते हैं। यद्यपि इस प्रकार की कानूनी व्यवस्था नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री अपने सहयोगियों का चुनाव करने में अपने दल के अंदर विभिन्न व्यक्तियों की स्थिति, उनकी भौगोलिक क्षेत्रों, समुदायों आदि चीज़ों का ध्यान रखता है। इस प्रकार से वास्तव में किसी भी अधिनायक की ही अपने कैबिनेट के निर्माण में इतनी अधिक स्वेच्छाचारी शक्ति प्राप्त होना जितनी नहीं है जितनी कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री को। मंत्रिमंडल की सदस्य संख्या निश्चित करना, उनके स्तर निर्धारित करना, विभागों, ये सब प्रधानमंत्री पर डिपेंड करता है। मंत्रिमंडल का निर्माण हो चुकने के बाद प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का कोई परिवर्तन कर सकता है। किसी एक राजनीतिक दल को लोक सदन में स्पष्ट बहुमत प्राप्त न होने पर संयुक्त मंत्रिमंडल का निर्माण भी किया जाता है। यह संकट की स्थिति में राष्ट्रीय मंत्रिमंडल का निर्माण भी किया जाता है। 1937 में सम्राट के मंत्री परिनियम मिनिस्टर्स ऑफ क्राउन एक्ट के अनुसार वर्तमान समय में मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री सहित 20 पद होते हैं और प्रधानमंत्री के पद को प्रधानमंत्री और राजकोष का प्रथम लॉर्ड, प्राइम मिनिस्टर एंड द फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी नाम से संबोधित किया जाता है। मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या कम और अधिक हो सकती है। 37 के परिनियम के द्वारा पहली बार प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों का वेतन निश्चित किया गया। इस वेतन में समय अनुसार वृद्धि कर दी जाती है। इस प्रकार से आज हमने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के बारे में पढ़ा है और ब्रिटिश मंत्रिमंडल और भारत के मंत्रिमंडल में बहुत सारे सिमिलरिटी हैं, क्योंकि हमने जो मॉडल लिया है वो मॉडल ब्रिटेन से ही ग्रहण किया है। धन्यवाद।